आज एजुकेशन हब। तो आज हम इमरजेंसी वाले प्रोविजंस पढ़ लेंगे क्योंकि इमरजेंसी से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो इमरजेंसी आपके पार्ट नंबर 18 के अंदर आती है, बट स्टिल हम इसको कंप्लीट करेंगे बिकॉज प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अगेन इमरजेंसी रिलेटेड पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट की तरफ जाती हैं, तो वी हैव टू कंप्लीट इमरजेंसी। पर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा कि जो प्रेसिडेंट हैं उन कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स वो करते हैं, ऐसी अपॉइंटमेंट्स जिन्हें प्रेसिडेंट करते हैं। तो पहली तो आती है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल नंबर 75 के अंडर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, तो आर्टिकल नंबर 76 के तहत प्रेसिडेंट ही करेंगे। कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल नंबर 148 में इनका मेंशन है, तो इनके रिस्पेक्ट में भी कौन करेगा अपॉइंटमेंट, तो प्रेसिडेंट ही करेंगे। देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगेन प्रेसिडेंट करते हैं। अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स अगर आज के टाइम पीरियड के हिसाब से देखोगे। तो इनको आज कल जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी बन रखी है। इनको अपॉइंट करने के लिए बैठे प्राइम मिनिस्टर, और एक वो मिनिस्टर बैठे कैबिनेट मिनिस्टर जिनको अपॉइंट करा प्राइम मिनिस्टर ने, और साथ में थे लीडर ऑफ अपोजिशन। तो यहाँ पे क्लेम ये करा गया है कि जब एक ही पार्टी के बैठेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उन्हीं की चॉइस का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो पहले जो ये पैनल बैठा करता था सिलेक्शन कमेटी का, इसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरे हुआ करते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसी पैनल को दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत है बिकॉज वी वांट कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो फ्री एंड फेयर तरीके से तो होंगे ही, पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी अपना काम ठीक से कर सके, इंडिपेंडेंट तरीके से कर सके। उसके अलावा फाइनेंस कमिश्नर आर्टिकल 280 को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। यूपीएससी पीसीएस के मेंबर जो होते हैं तो आर्टिकल 316 के तहत इनको भी कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। स्पेशल ऑफिसर्स अगर एसटी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाने हैं तो अगेन प्रेसिडेंट ही होंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज कमिश्नर अगर बनाने हैं तो आर्टिकल 344 के तहत कौन बनाएगा, अगेन प्रेसिडेंट बनाएंगे। और गवर्नर को भी कौन अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट ही करते हैं। गवर्नर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं, बिकॉज अपॉइंट तो कहाँ से हुए हैं, सेंटर की तरफ से हुए हैं। जो प्रेसिडेंट है वो साइन तो उन्हीं पे करेंगे ना जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला होगा। तो एज पर आर्टिकल नंबर 155। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 350 क्लॉज बी, इसके तहत जो स्पेशल ऑफिसर होते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए उनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और वीवी गिरी ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको भारत रत्न भी दिया गया है। उसके बाद प्रतिभा पाटिल फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी और 12th प्रेसिडेंट रही हैं। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी वाला प्रोविज़न। वो छोटा सा आर्टिकल था इस वजह से हमने कंप्लीट कर लिया। अब इमरजेंसी जब भी लगेगी तो 3 आर्टिकल्स आपने ध्यान में रखने हैं। एक है आर्टिकल नंबर 352, इसमें 4 ऐड कर दो। आर्टिकल नंबर 356, इसमें भी 4 ऐड कर दो। आर्टिकल नंबर 360, ठीक है। आर्टिकल 352 में आएगी आपकी नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 के अंदर आएगा प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 360 में आएगी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आर्टिकल 360 आज तक इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है, तो आंसर विल बी नो। एक भी बार अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। आपसे सवाल पूछा जाए नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट हुई है, तो येस 3 बार हुई है, ये आपने नंबर याद रखना है। और प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी अभी रिसेंट की अगर बात करूं तो मणिपुर में इम्पोज हुआ था, तो लगभग 135 टाइम्स ये चेंज होता रहता है नंबर, बिकॉज प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी कभी भी लग जाती है। सबसे पहले जो लगी थी वो पेप्सू में लगी थी, तो वो भी आप ध्यान रखो। चलिए जी अब एक है आपकी नेशनल इमरजेंसी। किन किन बेसिस के ऊपर नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट हो सकती है, तो उनके बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला तो रहता है एक्सटर्नल एग्रेशन। कोई वॉर लाइक सिचुएशन बन गई, कोई पड़ोसी कंट्री है, कोई भी कंट्री है, उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, तो उस केस में इमरजेंसी लग सकती है, नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर की वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है इंडिया के ऊपर, आर्म रिबेलियन हो चुके हैं इकट्ठे, तो उस केस में जो है कोई किसी ने वॉर लाइक सिचुएशन बनाई, किसी ने अटैक ही कर दिया, तो उस केस में जो है नेशनल इमरजेंसी लगती है। पहले इंटरनल इमरजेंसी भी हुआ करती थी, मतलब अगर इंटरनली ही कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, इंटरनल
इंटरनल एग्रेशन हो चुका है, तो उस बेसिस पे भी नेशनल इमरजेंसी लग जाया करती थी। पर थोड़ा सा मिसयूज़ थोड़ा नहीं बहुत मिसयूज़ होता है इसका 1975 में, जब सरकार थी इंदिरा गांधी जी की, उन्होंने मिसयूज़ करा और इसको बाद में रिमूव कर दिया गया कि जो इंटरनल एग्रेशन है या इंटरनल रिबेलियन है, अंदर ही इंडिया के अंदर ही अगर कोई फाइट कर रहा है तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी नहीं लग सकती। जैसे मणिपुर की अगर इशू की बात करें तो वहाँ पे लगी है स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी तो नहीं लगी ना। मणिपुर में क्लैशेस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगाओगे, उस केस में क्या होगा, स्टेट इमरजेंसी लगेगी, यानी कि प्रेसिडेंट रूल करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जहाँ पे एग्रेशन हुआ है, जहाँ पे रिबेलियन हुआ है। मणिपुर वाले इशू की अगर बात करूँ तो वहाँ पे कुकी वर्सेस मिति हो रखा है। कुकी जो है वो प्लेन एरियाज़ में रहती है और मिति जो है वो हिली एरियाज़ में रहती है। तो ये अब बोल ही दिया है तो आप सुन लो एक बार। देखो वहाँ पे मणिपुर का जो एरिया है ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगी द स्टेट ऑफ मणिपुर। मणिपुर में अगर इसका ज्योग्राफी आप देखते हो तो बीच में ये पूरा प्लेन है और साइड में यहाँ पे हिल्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, साइड में हिल्स हैं। जो हिली लोग हैं वहाँ पे जो ट्राइब मेजॉरिटी में है वो है मिति, और वैसे ही प्लेन एरिया के अंदर जो ट्राइब है दैट इज़ कुकी। अब हुआ क्या, जैसे जैसे स्टेट्स बनती चली तो यहाँ पे जो हिली रीजन में लोग रहा करते थे मिति, इनको दे दिया गया शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस, पर जो कुकी ट्राइब्स हैं उनको कोई स्टेटस नहीं ऐसा मिल रखा है। और जितने भी हिल एरिया के अंदर एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं सारा का सारा मिति यूज़ करते हैं रादर देन कुकी। अब कुकीज़ का क्लेम है कि हमें भी यहाँ पे एसटी का स्टेटस दो, सो दैट जो हिली एरियाज़ के अंदर रिसोर्सेज हैं उनका हम भी यूज़ कर सकें। पर यहाँ पे इनको एसटी स्टेटस इसलिए नहीं दिया गया था बिकॉज वो प्लेन एरिया था। प्लेन एरिया के अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा इजी होती है इफ़ कंपेयर टू द हिली रीजन। पर अभी जो डिमांड है दैट इज़ ऑफ द एसटी स्टेटस। पहले तो पीसफुल प्रोटेस्ट ही डिसाइड हुआ था, पर बीच में अटैक्स हो जाते हैं उनके ऊपर, और अब तो देखोगे अगर आप तो उनके पास काफ़ी एडवांस्ड वेपन्स भी मिल रखे हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन भी इमर्ज करता है कि इतने एडवांस्ड वेपन्स आए कहाँ से। तो दिस इज़ द ओवरऑल डिमांड ऑफ कुकीज़ इन मणिपुर। तो इसी वजह से क्लैशेस हैं। और रिसेंटली यहाँ पे आर्टिकल 356 भी इम्पोज किया गया था, दैट इज़ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल को ही हम स्टेट एमरजेंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा केस हमने देख लिया। अब चलो बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, यानी कि आर्टिकल 356 जिसे हम स्टेट एमरजेंसी भी कहते हैं। जब भी किसी स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, हर चीज़ सेंटर में स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है, पर अगर वो मशीनरी फेल हो जाए स्टेट के अंदर तो कौन बता देता है, इन्फॉर्मेशन कौन भेज देता है सेंटर के पास? गवर्नर भेज देते हैं, क्योंकि गवर्नर जो है वो एक तरह से ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं। और आपको पता होगा गवर्नर, खैर हम पढ़ेंगे तो अभी पार्ट नंबर 6 के अंदर, पर जो गवर्नर होते हैं वो कभी भी अपनी स्टेट के अंदर नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसकी जो डोमिसाइल है वो हिमाचल प्रदेश है, तो वो कभी भी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर नहीं बनेंगे, क्योंकि वहाँ तो बाइसनेस आ जाती है ना फिर। तो हिमाचल प्रदेश को छोड़ के ये किसी भी स्टेट के गवर्नर बनाए जा सकते हैं, किसी भी जगह के गवर्नर बनाए जा सकते हैं। वहीं पे दूसरा केस, एक गवर्नर जो होते हैं वो मल्टीपल जगह पे गवर्नर एक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेट्स के गवर्नर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो जब भी फेलियर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का किसी भी स्टेट के अंदर, तो उस केस में कौन सा रूल लगेगा? प्रेसिडेंट रूल लगेगा, प्रेसिडेंट या फिर स्टेट इमरजेंसी बोल सकते हो। देन थर्ड आएगी हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 के तहत ये बोला जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन। मान लो पैसा, चलते हैं 1991 में, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाले रिफॉर्म्स आए, सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था अपने पास, कोई रिजर्व नहीं था। गोल्ड हमने गिरवी रखा, तब जाके हमारे पास कैश का फ्लो हुआ था इंडिया के अंदर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है कंट्री के अंदर, ये थ्रेटन हो चुकी होती है और उसको दोबारा से स्टेबलाइज करना, उसके लिए लगानी पड़ती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब बात करते हैं पहली इमरजेंसी की, विच इज़ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा आएगा? आर्टिकल नंबर 352। जब आर्टिकल नंबर 352 इम्पोज होगा, यानी कि नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होगी, तो उस केस में दो आर्टिकल्स और ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। एक है आर्टिकल 358 और एक है आर्टिकल 359। ठीक है, आर्टिकल 358 बोलता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी ना, तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 12 से लेके कहाँ तक 35 तक पड़े थे, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 358 बोलता है कि जब आर्टिकल 352 इम्पोज कर दिया गया, यानी कि नेशनल इमरजेंसी
लगा दी गई तो उस केस में क्या होगा, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड कर जाएंगे। फिर आर्टिकल 359 भी आर्टिकल 358 को इम्प्लीमेंट करते ही आ जाता है। आर्टिकल 359 में बोला के अंदर भी आर्टिकल नंबर 19 का स्पेशल मेंशन है, जहाँ पे आप ओपनली अपनी आवाज़ उठा सकते हो। स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करी थी ना, तो ये भी सस्पेंड हो जाता है। तो ओवरऑल हम याद रख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट यहाँ पे सस्पेंड हुए। पर आर्टिकल 359 क्या कहता है, एक्सेप्शन बता देता है कि सारे फंडामेंटल राइट नहीं होंगे, 2 एक्सेप्शंस भी हैं। कौन कौन सी, आर्टिकल 20 जिसमें क्या था, कन्विक्शन से प्रोटेक्शन थी, और आर्टिकल नंबर 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 358 ने क्या बोला, फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो चुके हैं। जैसे ही 352 इम्पोज हुआ, आर्टिकल 358 अल्टीमेटली आ जाएगा और उसके तहत आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंक्लूडिंग आर्टिकल नंबर 19 ये सारे हो जाएंगे स्टॉप। और एक्सेप्शन किस में आ गई, तो आर्टिकल 358 के इम्पोज होते ही आर्टिकल 359 भी इम्पोज हो जाएगा। और इसमें एक्सेप्शन बताई है कि 2 फंडामेंटल राइट्स हैं जो वायलेट या सस्पेंड नहीं होंगे, वो है आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। अब देखो, सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी अगर इम्पोज करनी है तो क्या करना पड़ेगा। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक राइटिंग एडवाइस देनी है प्रेसिडेंट को। राइटिंग एडवाइस का मतलब है कि वॉर लाइक सिचुएशन बन चुकी है, हमें नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करने की ज़रूरत है। तो ये जो खत जाएगा राइटिंग फॉर्म में जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ये कौन भेजेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 30 दिन तक प्रेसिडेंट साहब के पास ये भेजना पड़ेगा। उसके बाद 30 दिन के बाद प्रेसिडेंट इसको अप्रूवल के लिए भेजेंगे अगेन लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर, और जिसके तहत अगर एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया विद 2/3 मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी से अगर अलाउ कर दिया, तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो जाएगी फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स तक अगर कोई स्टेबिलिटी नहीं आती है तो इसको कितने भी टाइम पीरियड, 352 इम्पोज हो गया, 358 अल्टीमेटली इम्पोज हो जाएगा, जिसके तहत हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं इंक्लूडिंग आर्टिकल नंबर 19, और इसी के तहत आर्टिकल 359 भी इम्पोज हो जाएगा, जो बोलेगा कि नहीं सारे फंडामेंटल राइट नहीं, 2 आर्टिकल जो हैं एक्सेप्शन भी हैं, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। अब ये जो नेशनल इमरजेंसी है अभी तक 3 बार लगी है। एक बार लगी थी 1962 में, 26 अक्टूबर 1962, जब चाइना ने वॉर कर दी थी इंडिया के साथ इनिशिएट। एक बार लगी थी 3 दिसंबर 1971, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था। याद है ना वो वाला स्टोरी, कई बार हमने डिस्कस भी करी मॉडर्न हिस्ट्री में। यहाँ पे हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ पे था वेस्ट पाकिस्तान। काफ़ी ज़्यादा एट्रॉसिटी क्रिएट कर रहे थे वेस्ट पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पे लिबरेशन करी गई, बांग्लादेश की फॉर्मेशन करी गई, तो उस दौरान भी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करी गई थी। एक लगी थी 25 जून 1975, तो ये लगती है ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो इसी का मिसयूज़ हुआ था। उसके बाद से ही बोल दिया गया था कि कभी भी अगर इंटरनल रिबेलियन हुआ है, इंटरनल एग्रेशन हुई है, तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज नहीं करी जाएगी। तो ये मिसयूज़ हुआ था, इसी वजह से रिमूव करा गया था। तो याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटर्न में भेजेंगे क्या कि नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करनी पड़ेगी, कॉज बताएंगे क्या रीज़न है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और विद इन 30 डेज लोकसभा और राज्यसभा को यानी कि पार्लियामेंट को अप्रूवल देना पड़ेगा विद 2/3 मेजॉरिटी। और अगर 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है तो उस केस में फिर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे और जो नेशनल इमरजेंसी है वो इम्पोज हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ योर नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट आती है हमारे पास, दैट इज़ आर्टिकल 356, तो विच इज़ स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल भी हम कह देते हैं। राजकीय आपातकालीन घोषणा करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 356। जैसे ही 356 इम्पोज होगा तो उसी के साथ साथ आर्टिकल 355 भी इम्पोज हो जाएगा। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, आर्टिकल 355 क्या कहता है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करना है। और स्टेट इमरजेंसी का मेन रीज़न ही क्या होता है इम्पोज करने का, कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से काम नहीं कर रही और जो मशीनरी है उनकी फेल हो चुकी है, सरकार वहाँ पे उनके बीच में कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, तो उस केस में स्टेट इमरजेंसी इम्पोज हो जाती है। अब ये कब इफेक्ट में आती है स्टेट इमरजेंसी के रीजंस, तो एक तो मेजॉरिटी नहीं बचती जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वहाँ की, और साथ में इंटरनल एग्रेशन हो जाता है, जैसे मणिपुर का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। आर्टिकल 365, जब स्टेट फेल हो जाती है टू कंप्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, सेंटर भी बताता रहता है ना स्टेट को कि कैसे काम करना है, क्या मशीनरी रहेगी, तो अगर इस केस में भी फेलियर देखने को मिलता है तो उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाती है। गवर्नर जो होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं प्रेसिडेंट को।
अब इसमें कैसे अप्रूवल मिलेगा, तो ये पार्लियामेंट ही अप्रूव करेगी विद इन 2 मंथ्स, एक बार प्रोक्लेम होगी तो फिर 6 महीने के लिए रहेगी, और इसको मैक्सिमम एक्सटेंड करा जा सकता है 3 साल के लिए। 3 साल के 6 महीने से लेके 3 साल के बीच बीच में नई गवर्नमेंट बन जानी चाहिए। तो स्टेट इमरजेंसी, क्योंकि स्टेट है, सेंटर ही थोड़ी देखती रहेगी हमेशा, तो उस केस में क्या रहता है कि विद इन 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स ये यहाँ पे आपको नई गवर्नमेंट बनानी ही पड़ेगी। तो क्या ओवरऑल प्रोविज़न रहेगा, तो जैसे ही गवर्नर ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन दे दी प्रेसिडेंट को कि जो स्टेट की मशीनरी है वो फेल हो चुकी है। अब यहाँ पे अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राइटिंग एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, और जो प्रेसिडेंट होंगे वो दोबारा से 60 दिन का टाइम पीरियड देंगे पार्लियामेंट को अप्रूवल देने के लिए। अप्रूवल अगेन सिंपल मेजॉरिटी से भी चलेगा इस बार। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है हाफ मेजॉरिटी भी चलेगी, और 6 महीने के लिए जो है यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो रिस्पॉन्स दिए जाते हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टिल 2016, तो ये मतलब पूरी डिटेलिंग बताई हुई है कि स्टेट इमरजेंसी आज तक कितनी बार इम्पोज हो चुकी है। डाटा ये थोड़ा सा पुराना है, 115, अब तो 121 से लेके 135 के बीच में आपको डाटा मिलेगा। एक बार मैं चेक करके आपको बता देती हूँ कि हाउ मेनी। और जो फर्स्ट टाइम इम्पोज हुई थी वो पैप्सू में हुई थी, ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, तो वो आपने ध्यान रखनी है। फिर उसी के लिए 1966 में शाह कमीशन भी इम्पोज किया गया था। अभी हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी रहती है, पर एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो 2 इमरजेंसीज अभी हमने पढ़ी, दैट इज़ नेशनल एंड स्टेट इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है ये हमने लिया है फ्रॉम जर्मनी से लिया है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 352 आ जाएगा, आर्टिकल 352। बाकी अगर पूरा यहाँ पे देखोगे तो क्या होता है, सबसे पहले रिटन एडवाइस जाती है, कौन भेजता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसके पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट कितने टाइम का टाइम देगा, 30 डेज़ का देगा, 1 महीने का देगा, और उसी के बीच में लोकसभा और राज्यसभा को अप्रूवल देना पड़ेगा विद 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी इस केस में। और फिर जो इम्पोज हो जाएगी आपकी नेशनल इमरजेंसी पहले 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद इनडेफिनिट टाइम के लिए लग सकती है। नेशनल इमरजेंसी के बाद हमने लिया दैट इज़ स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी की अगर बात करें तो ये वाला जो प्रोविज़न है वी हैव टेकन फ्रॉम कंट्री जर्मनी से पिक किया है। आर्टिकल आ जाएगा 356। इसमें भी क्या होगा, जो रिटन एडवाइस रहेगी किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। क्यों रहेगी रिटन एडवाइस, बिकॉज पहले गवर्नर जो है वो मैसेज भेज देंगे प्रेसिडेंट को कि जो स्टेट की मशीनरी है वो फेल हो चुकी है, आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। जैसे ही ये रिटन एडवाइस जाएगी टू प्रेसिडेंट इसको 60 दिन के लिए रखेंगे, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को टाइमलाइन दी जाएगी कि आप क्या करो, सिंपल मेजॉरिटी यानी कि 1/2 वोट्स करवा के इसको अप्रूवल दिलवा दो। जैसे ही अप्रूवल दिया जाएगा तो 6 महीने के लिए इम्पोज करी जाएगी, मैक्सिमम जाएगी अप टू 3 ईयर्स। इसके बीच में नई गवर्नमेंट का बनाना ज़रूरी है। अब स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी हमारी कंप्लीट है। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पे ही कर लेते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर बिल्कुल शॉर्टकट में मैं आपको बताऊँ तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविज़न है ये आर्टिकल नंबर 360 में आ जाएगा। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है जिसका प्रोविज़न हमने पिक किया था फ्रॉम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यहाँ पर रिटन एडवाइस नहीं लगती काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की, यहाँ पर वॉइस ही चलती है। जितने ज़्यादा येस आएंगे वो हो गया कि हाँ जी जो प्रोविज़न है कि स्टेट फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज होनी है तो वॉइस ही उठाई जाएगी। तो यहाँ पे वॉइस में ही मेजॉरिटी भी देखी जाएगी, जितने ज़्यादा येस आएंगे तो इम्पोज हो जाएगी। अगेन 60 डेज़ के लिए फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर देखा जाएगा कि अप्रूवल देना है कि नहीं देना है। अप्रूवल यहाँ पे अगेन किस बेसिस पे रहेगा, वॉइस के बेसिस पे रहेगा। और फाइनली इनफिनाइट टाइम के लिए ये इम्पोज हो सकती है, यहाँ पे टाइम नहीं मेंशन करा जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होल्डर होते हैं उनकी जो सैलरी होती है या तो फुल्ली कट कर ली जाएगी, हाफ भी कट हो सकती है, टैक्स की जो रेट हैं वो बढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो टैक्स भी बढ़ सकता है। ये सारे प्रोविजंस आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी में मिल सकते हैं। तो एक बार रीड भी कर ही लेते हैं इसको साथ के साथ। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको आर्टिकल 360 में मिलेगी। अप्रूवल कौन देगा? तो विद इन 2 मंथ्स दोनों ही हाउसेज देंगे, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। मेजॉरिटी कौन सी लगेगी बाद में? सिंपल मेजॉरिटी लगेगी, और ये इनफिनाइट टाइम के लिए लग सकती है। अब पता नहीं है ना कि फाइनेंशियल कंडीशन कब ठीक आएगी इंडिया की। तो स्टेट की गवर्नमेंट बजट जो होता है वो पार्लियामेंट के पास चला जाता है, और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं इनकी सैलरी भी रिड्यूस कर दी जाती है। हो सकता है पूरी कट करनी पड़ जाए, हो सकता है आधी कट करें, मतलब वो डिसाइड करेगा सेंटर। टैक्स बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ये बिल्कुल बंद हो जाता है। जो इनको जितने भी पर्क्स वगैरह मिलते हैं वो सारे यहाँ पे बंद हो जाते हैं। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, पर यहाँ पे इम्पोजिशन नहीं हुई थी नेशनल इमरजेंसी की, बिकॉज 15 दिन के रिजर्व्स थे। उसके बाद जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं उनकी एलपीजी जैसे रिफॉर्म्स की वजह से बच गए थे हम, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं इम्पोज हुई थी। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है अल्टीमेटली अगर सैलरी पूरी डिडक्ट कर दी जाए तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे अबॉलिश हो जाता है। अब रेवोकेशन कैसे होगी इमरजेंसी की? अब इमरजेंसी इम्पोज तो कर दी, अब हटाना भी तो है, तो वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग।